गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इसलिए जो धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है उसको आप इस तरीके से पढ़े कि जब भी आपको पूछने का मौका है, लिखने का मौका है, तब आपके दिमाग में से बातें अपने आप निकले। अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि ये चीज़ क्या होती है तो आप नींद में भी बड़बड़ाने लगे कि ये चीज़ ये होती है। विद्युत आवेश क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है। इसलिए जितना धीरे पढ़ाया जा रहा है उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एक अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। बात समझ आ रही है? न्यूमेरिकल करवाने का मतलब ये होता है टाइम को यूटिलाइज करो और उस टाइम के अंदर जितना कंसेप्ट है, बेस है, उस बेस को निचोड़ निकाल लो। बेस अगर स्ट्रांग हो गया, क्योंकि अगर नींव मजबूत होती है तो ही अपना कंगूरा, जो आप कंगूरा बोलते हो, वो मजबूत होता है। बात समझ आ रही है? नींव ही अगर कमजोर रहेगी तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। इसलिए नींव मजबूत करनी है हमें, और नींव मजबूत करने के लिए हम चलते हैं आगे। और हमारा चल रहा था विद्युत बल रेखाएं। जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा है विद्युत बल रेखाएं। बल रेखाओं के बारे में बात करी थी कि बल रेखाएं क्या होती है, कि किसी भी फील्ड की बल रेखाएं होती है जो बल की दिशा को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। काफी कुछ बातें कर ली थी, एक बार शॉर्ट रिवीजन करके और आगे चलते रहेंगे। कुछ पॉइंट लिखवाए थे कि इनको तीर के निशान से दर्शाया जाता है। धनात्मक होता है उसमें बाहर की तरफ निकलती है, और ऋणात्मक के अंदर की तरफ आती है। यही लिखवाया था, ठीक है। तीर का निशान जो होता है उसकी जितनी लंबाई होगी वो किसको दर्शाएगी, उसके परिमाण को दर्शाएगी, और जो दिशा होती है वो विद्युत बल की दिशा को दर्शाती है। क्लियर है? इसके बाद हमने बात करी थी, लास्ट पॉइंट जो था हमारा, कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है। उसके आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखिए और देख लीजिए एक बार। अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लेना। तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या वहां उपस्थित विद्युत क्षेत्र की मात्रा को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी? दर्शाती है। ये बात हमने कल करी थी कि अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, घनत्व के बारे में बात करी थी कि घनत्व जो होता है कहीं पर अगर अधिक है तो वहां पे विद्युत बल रेखाएं भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अगर घनत्व विद्युत बल रेखाओं का कम है तो वहां क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या के। तीव्रता किसके समानुपाती होगी? विद्युत बल रेखाओं की संख्या के। यानी संख्याएं अगर ज्यादा है तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। संख्याएं अगर कम है तो तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो होती है तीव्रता क्या होती है? यहाँ से कितनी संख्याएं निकाल रहे हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि ये रमेश है। कौन है? रमेश है, और ये सुरेश है। रमेश और सुरेश, बुरा नहीं माने बिल्कुल भी, ये रमेश है और ये सुरेश है। रमेश ने क्या किया? रमेश बहुत कंजूस है और सुरेश दरिया दिल का है। बात समझ आ रही है? ये कंजूस है और इसका दिल बहुत बड़ा है, मतलब ये दानवीर है।
तो क्या होगा, इसको बोला जाएगा कि भाई तुम्हारे पास 2 कूलम आवेश है, इतना आवेश है, तो तुम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं रेखाएं निकालो। तो इसने क्या करेगा, इसने कुछ विद्युत रेखाएं निकाली 2, क्लियर है। और अगर सुरेश जो है वो बहुत बड़े दिल का है, उसके पास तीव्रता ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा मैं 4 निकाल दूंगा। कितनी निकाल दूंगा, 4 निकाल दूंगा। अगर इसमें से 4 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इसकी 2 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो कहने का मतलब क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर जो ये बिंदु है इसके पास वाले यहाँ पे अधिक है, और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है। बात समझ आई है? अरे बोलो, बात समझ आई है? इनको अगर विद्युत क्षेत्र बढ़ाने का बोल दिया जाए, तो अगर ये 2 और बढ़ाएगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 की 8 हो जाएगी। 4 बल रेखाओं से कितनी बल रेखाएं हो जाएगी, 8 बल रेखाएं हो जाएगी। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके समानुपाती होती है। नोट डाउन करो एक बार इसको जल्दी से। चलो, अब जहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है उसके लंबवत अगर आप कोई पृष्ठ रख देते हो, किसके लंबवत, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत, तो वो बल क्यों क्या करेगी, उस पृष्ठ के ऊपर या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगी। यानी विद्युत बल रेखाओं के लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, कौन सी संख्या उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगी। किस तरीके से, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं जो निकल रही है, और अगर ये बल रेखाएं निकल रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लंबवत पृष्ठ रखेंगे। बात समझ आ रही है? लंबवत पृष्ठ किस तरीके से रखेंगे, देखो इधर, अगर यहां पर कोई एक पृष्ठ रखा तो ये पृष्ठ कुछ इस तरीके से होगा। इसके आगे यही पृष्ठ को अगर मैं यहां रखता हूं, तो क्या हो रहा है, देखो इस पृष्ठ से इस बिंदु पर कहीं पर भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। मतलब जितनी रेखाएं हैं वो रेखाएं आपको क्या दर्शा रही होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रही होगी। लेकिन अगला जो पृष्ठ है, इस अगले पृष्ठ के ऊपर जितनी बल रेखाएं हैं उन बल रेखाओं का घनत्व है वो उस पृष्ठ से कम है या ज्यादा है, बताइए। अरे इस पृष्ठ को देखो, इस पृष्ठ के ऊपर बल रेखाओं की संख्या कितनी है, कम है तो सही, लेकिन क्या है, कम है। इसका घनत्व कम होने के कारण इस पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, इस पृष्ठ से कम होगी। इस पृष्ठ के ऊपर जितनी ये लंबवत क्षेत्र की रेखाएं निकलेगी वो इसकी तीव्रता को बता रही होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो और एक बार इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब ये बताइए मुझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहां होती है? अरे बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहां होती है? कहीं नहीं होती है। क्यों सर, आपने तो बोला था इस जगह होती है। देखो हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी थी E बराबर होता है KQ/R²। अगर E को 0 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अनंत करना पड़ेगा, यानी R बराबर अनंत पर E बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब अनंत आ जाएगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब तक अनंत नहीं आता है तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। कहने का मतलब अगर आपको विद्युत बल रेखाओं को कहीं रोकना है तो कहां रुकेगी, अनंत पे रुकेगी। इसलिए विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती है या फिर अनंत से आती है, क्योंकि ऋणात्मक में आती है और धनात्मक में जाती है। तो हम ये कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती है अथवा अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। बात समझ आई? क्या बोला, विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती है तो अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। इस पॉइंट को उतार लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, कोई हार्ड बात नहीं बोली है यहाँ पे। चलो, अब हमने एक बात देखी है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनात्मक से बाहर निकलती है, ऋणात्मक में अंदर आती है। धनात्मक में क्या होता है, बाहर निकलती है, ऋणात्मक में अंदर आती है। तो जब धनात्मक से बाहर निकल रही है, ऋणात्मक में अंदर आ रही है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि विद्युत बल रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखाएं अगर धनात्मक में बनाऊंगा तो प्रतिकर्षण करेगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगी। तो धनात्मक या फिर आप ये लिख सकते हो समान आवेश में प्रतिकर्षण, कौन सा कर्षण है, प्रतिकर्षण के कारण विद्युत बल रेखाएं फैलती है। क्या होती है, फैल जाती है या फिर फैलती है। कैसे फैलेगी, देखो इधर ये धनात्मक था और ये धनात्मक है। हम कह रहे हैं कि ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर हो रही होगी, ये इधर, और ये हमने अब तक पढ़ा है। क्लियर है? और इसमें भी आपने क्या बोला है कि धनात्मक आवेश है तो कुछ इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं होनी चाहिए। बात समझ आई? लेकिन जब इनको नजदीक लाओगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब दूर जा, अपने आप से उसको धक्का देगा। अगर एक आवेश दूसरे आवेश को धक्का दे रहा है तो क्या होगा, इसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो क्या करेगा, इसकी बल रेखाओं को भी पसंद नहीं करेगा और इसका प्रभाव भी अपने ऊपर नहीं आने देगा। अगर प्रभाव नहीं आने दे रहा है, बल रेखाओं को नहीं आने दे रहा है, तो क्या होगा मेरे लाल, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं फैल जाएगी। और फैलने का मतलब क्या है, अब मैं इनको पास ला रहा हूं और जैसे ही मैं पास लाऊंगा, इधर देखना ये धनावेश है और ये धनावेश है, दोनों नजदीक आ गए। इधर वाले बल रेखाओं पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो इसी तरीके से निकलती रहेगी। अगर ये इसी तरीके से निकल रही है तो इधर से जो बल रेखाएं है वो इस तरफ जाएगी, इधर से इस तरफ मुड़ने लग जाएगी। बात समझ आ रही है? इधर वाली बल रेखाएं जो सीधी चल रही थी वो भी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ेगी, क्योंकि धनात्मक
के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण के कारण विद्युत बल रेखाओं में फैलाव नजर आता है। क्लियर है? चलिए, समान आवेश में चित्र लिख सकते हो आप। चित्र का नाम है समान आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं में फैलाव। क्या है? फैलाव यानी फैलना। और अगर यही ऋणात्मक हो जाती तो क्या हो जाता? ऋणात्मक में संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। किस तरीके से होती है पहले इसको लिखो, उसके बाद लिखते हैं किस तरीके से संकुचित होगी और संकुचन क्या होता है। चलो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो और स्क्रीनशॉट लेके जैसे क्लास खत्म होती है तो आपके 4-5 स्क्रीनशॉट बनते हैं, उनसे लिख लिया करो। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो इधर, विपरीत आवेशों में आकर्षण के कारण विद्युत बल रेखाएं संकुचित होती है। कैसे संकुचित होगी? इधर देख लो, अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पे कोई धन आवेश है, सेम बात धन आवेश में क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बाहर की तरफ है। ऋण आवेश अगर कोई है तो उसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ होती है, और अगर विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ होती है तो देखो यहां से निकली, ये बोल रहा है कि मैं विद्युत बल रेखाओं को बाहर भेजूंगा, ये बोल रहा है कि ठीक है तू बाहर भेज, मैं उनको अंदर ले लूंगा। ये बाहर भेजेगा और ये ग्रहण कर लेगा, यानी ये विद्युत बल रेखाओं को बाहर निकाल रहा है, ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो क्या होगा? जब इनको पास लाओगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो क्या होगा? ये बोलेगा तेरी विद्युत बल रेखाओं को मैं अपने पास रखूंगा। बात समझ आई है? तो अपने पास जब रखेगा तो क्या होगा मेरे लाल? इधर देखिए, ये धनावेश था और ये ऋणावेश था। जब धनावेश और ऋणावेश आपस में पास आ जाते हैं तो इसकी निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं इसके नजदीक चली जाती है, और यहाँ से जो सीधी रेखाएं निकल रही थी, यहाँ से ये टेढ़ी रेखा निकल रही थी, ये क्या करेगी? ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब इसके पास ऐसे आ रही थी तो यहाँ पे क्या होगी? ये दोनों रेखाएं मिल जाएगी और इस तरीके से इसके पास संकुचित हो जाएगी। जो ऊपर की तरफ जा रही थी अब वो ऊपर ना जा करके कहाँ आ रही है? इसके नजदीक आने लग गई है। इसलिए इस फिनोमिना को बोलते हैं विद्युत बल रेखाओं का संकुचन। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाओं का संकुचन। चलो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा विद्युत बल रेखाओं का संकुचन जब धनावेश और ऋणावेश पास आते हैं। तो बात समझ आई कि विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से कार्य करती है। ये सेम आपको उस तरीके से लग रही है जैसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए होती है, लेकिन चुंबक में ध्यान रखना, चुंबक में क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे में निकलती है, उसमें अंदर भी प्रवाहित होती रहती है। यहाँ कोई अंदर वाला बात नहीं है, प्लस से निकलेगी माइनस पे जाएगी। क्लियर है? लिखिए इस पॉइंट को, फिर चलते हैं आगे। चलो, एक आपके नई बात और दी हुई होती है कि समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है जिसके ऊपर आवेशित होता है, समान रूप से आवेशित जो पृष्ठ है उसको समविभव पृष्ठ बोलते हैं। और समविभव पृष्ठ जो होता है उससे निकलने वाले विद्युत बल रेखाएं किसके समानुपाती होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। जो हमने लंबवत पृष्ठ लिखा था उसी को समविभव पृष्ठ में लिख के आप बात कर सकते हो। तो लिख लीजिए समविभव
पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत तथा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। लिख लीजिए इसको जल्दी से, ये लास्ट पॉइंट है आपका। क्लियर है? तो ये था किसके बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में, जो क्या दर्शा रही है आपको, उसकी दिशा दर्शाएगी, उसके परिमाण को दर्शाएगी कि कितना परिमाण है और उसकी दिशा किस दिशा में है, किसको, बल को, बल और विद्युत क्षेत्र को, इसलिए विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। क्लियर है? अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और किस तरीके से आघूर्ण बनता है। तो अपनी नई हेडिंग है, नया टॉपिक है, क्या है नई हेडिंग, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। अब मैं आपका फोकस होना चाहिए हर बात पे कि सबसे पहले टॉपिक क्या है। ध्यान रखना, टॉपिक उसी से बनाया जाता है जिससे उसकी प्रकृति होती है। जैसा वो काम होता है वैसा ही उसका नाम होता है। काम क्या है इसका, वैसा ही उसका नाम है। आपको काम नहीं पता, नाम पता है, तो नाम पता है तो काम पता कर लो। कैसे पता करोगे, देखो, विद्युत द्विध्रुव है तो बात आती है द्वि का मतलब क्या होता है, दो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल बोलते हो, या फिर दो ध्रुव, अलग अलग ध्रुव जो प्रकृति के होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक, जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं क्या, ध्रुव। और आगे लिखा हुआ है विद्युत। क्या लिखा हुआ है, विद्युत। विद्युत का मतलब जो भी कुछ विद्युत से रिलेटेड होंगे, किससे संबंधित होंगे, विद्युत से संबंधित होंगे। और विद्युत से संबंधित अगर कोई होता है तो क्या होता है, आवेश। क्योंकि विद्युत नाम जहां भी आता है वहां पे सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे आप परमाणु की बात करते हो, किसमें, कणों के अंदर, तो वहां परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे ही जब विद्युत का नाम आ जाए मतलब यहाँ पे आवेश है। क्या है, आवेश है। आवेश नहीं होगा तो विद्युत होगा ही नहीं। यानी आवेशों के कारण दो ध्रुव बनते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आवेश कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। यानी दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण में, दो विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के आवेश आपस में मिलते हैं, जब एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो उस बनने वाले कण को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो इधर देखो, मान लो यहाँ पे कोई धनावेश है और यहाँ पे कोई ऋणावेश था। इस ऋणावेश को उठा करके हम इस धनावेश के पास एक निश्चित दूरी पर ले आए। धनावेश कितना है, एक, ऋणावेश कितना है, एक। दोनों की मात्राएं क्या है, एक समान है। दोनों की मात्राएं एक समान है और दोनों के बीच में निश्चित एक दूरी है। इस दूरी को मैं अभी के लिए बोल रहा हूं डी है। कितनी है, डी है। किताब में अलग लिखी हुई है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि अलग लिखी क्यों है और क्या है। इसके बीच में दूरी कितनी है, डी है। मैंने क्या बोला, समान परिमाण और एक निश्चित दूरी पर रखे दो विपरीत आवेशों को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। यानी ये एक कण बन चुका है और इसी कण को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। आपको केमिस्ट्री में भी ये मिल जाएगा, द्विध्रुव। देखो, जब हम बात करते हैं सोडियम परमाणु की तो Na क्या बनाता है, प्लस, क्लोरीन क्या बनाता है, माइनस। दोनों के ऊपर आवेश देखो, इस पे एक धनावेश, इस पे एक ऋणावेश, दोनों का परिमाण कितना है, एक समान। दोनों के ऊपर आवेश क्या है, विपरीत। विपरीत आवेश और समान
परिमाण में है तो आप दोनों को जब पास पास लाओगे तो ये बन जाएगा Na और ये बन जाएगा Cl और इस कण को हम बोलेंगे द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? द्विध्रुव। यानी द्विध्रुव क्या होता है? किसी भी दो समान आवेश, समान परिमाण में आवेश तथा विपरीत आवेशों को कण को हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो लिख लीजिए इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव में लिखी है। ध्यान रखना दिशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग है। केमिस्ट्री की दिशा के विपरीत फिजिक्स के अंदर मापी जाती है। जिस प्रकार से हम उष्मागतिकी की बात करते हैं केमिस्ट्री में आपको अलग मिलेगी और फिजिक्स में आपको अलग मिलेगी। सेम उसी तरीके से द्विध्रुव में भी जो दिशा होती है वो आपको केमिस्ट्री में अलग मिलेगी, फिजिक्स में अलग मिलेगी। हमें फिजिक्स वाली फिजिक्स में पढ़नी है, केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री में पढ़नी है। चलो, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने से बनने वाले कण को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख लो, उदाहरण क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश A है और एक ऋणात्मक आवेश B है और इन दोनों के मध्य एक निश्चित दूरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। क्लियर है? इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब किताबों के अंदर क्या है कि ये जो दूरी है इस दूरी को आधा आधा ले रखा है। कितना ले रखा है? आधा आधा ले रखा है। यानी इस दूरी के बीच में इन दोनों द्विध्रुवों के बीच एक बिंदु बनाना है और इस बिंदु से इस बिंदु की लंबाई L है और इस बिंदु से इस बिंदु की L लंबाई है। तो मैं क्या बोलूंगा? L प्लस L दोनों के बीच कितनी लंबाई हुई? 2L। किताब के अंदर ले रखा है 2L और 2L क्या है? दो आवेशों के मध्य दूरी। दो आवेशों के मध्य जो दूरी है उसी को हम क्या लेते हैं? 2L लेते हैं। क्लियर है? और इसी से क्या बन जाता है? द्विध्रुव बन जाता है। और जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के कारण एक आघूर्ण आता है। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण, उसी तरीके से यहाँ पे द्विध्रुवों के कारण, आवेशों के कारण जब विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के आवेश एक दूरी पर रखे होते हैं तो उनके कारण एक आघूर्ण निकलता है जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हो। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप रिवाइज करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।